हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और त्योहार का जो सीजन है जो चल रहा है, सर्दी भी अपने चरम पर है और त्योहार का सीजन है तो आप सभी लोग त्योहार का जो लुत्फ उठा रहे होंगे। तो जैसा कि त्योहार है अब वो निकल चुका है, अब समय आ गया है आपको गंभीर होने के लिए, सीरियस होने के लिए। अब ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो सुपर टेट जो भर्ती परीक्षा है यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसका जो जोर शोर से जो मुद्दा उठाया जा रहा है तो सरकार पर भी काफी दबाव इस तरीके से महसूस हो रहा है कि सरकार का जो अपना जो 2024 चुनावी वर्ष जो आने वाला है तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको जो भर्ती है वो तो 100% देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप अगर आपको तैयारी कराई जा रही है तो फिर आपको एक गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उसको अपना चुनावी जो वर्ष है तो उसको अपने सभी टारगेट्स क्या करने हैं, अचीव करने हैं। तो इसके लिए उसको किसी भी कितने भी जल्दी आपको पता भी नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक महीने से भी कम तैयारी आपको हो सकता है टाइम मिले उसमें आपको तैयारी। तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी से जो सिस्टमेटिक चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सिस्टमेटिक चीजों के द्वारा, ऑथेंटिक चीजों के द्वारा, बिल्कुल जेन्युइन चीजें आप लोगों को जो बताई जा रही हैं, जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डायरेक्ट रिलेटेड टू एग्जाम है, तो फिर देर किस बात की। तो जल्दी से जुड़ जाइए गुरुकुल कोचिंग क्लासेस से। यहाँ पर मिलती है आपको संपूर्ण तैयारी, सुपर टेट एग्जाम, केवीएस एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम, सी टेट एग्जाम और सभी जो स्टेट्स की जो शिक्षक पात्रता है परीक्षा है उसमें आपको सभी प्रकार का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट सिलेबस संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और चैनल को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको वास्तव में इस चीज की जरूरत है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया भला किसी का तो आपको उससे क्या मिलने फायदा मिलने वाला है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होने वाला है। तो बिना कोई समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों ने काफी प्यार दिया है, काफी आप लोग उसको देख रहे हैं कंटिन्यू, तो पर आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए और देखने के साथ साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरह आपको चीजें प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस की सीरीज में जो हमने पिछली क्लास में आपको कुछ टॉपिक कोशिका जो चल रहा था हमारा, कोशिका के अकॉर्डिंग हमने जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिकाओं में जो अंतर पढ़ाया था या बताया था, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कोशिका का जो करेंगे वो दी एंड करेंगे, क्योंकि कोशिका का कुछ एक टॉपिक रह गया था। इसके बाद आपकी कोशिका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक कई वीडियो में यानी 3-4 वीडियो आपको कोशिका पे हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकते। जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट्स में से कंटेंट प्रोवाइड करके, कंटेंट देख के आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है ताकि ये मेहनत आपको ना करना पड़े। आपको डायरेक्टली आपको वीडियो से जो मिल रहा है आपको उससे आपको गेन करना है, उससे आपको अपने नोट्स मेंटेन करने हैं ताकि एग्जाम की डेट पर आपको मील का पत्थर ये नोट्स ही साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं केंद्र के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण। केंद्र का हमने बताया था जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका में अंतर। आज हम पढ़ेंगे केंद्र के आधार पर। इसके आधार पर केंद्र के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। केंद्र के आधार पर कोशिका होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो किसके आधार पर होती है? केंद्र के आधार पर। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी प्रोकैरियोटिक है कौन सी यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक में ये जो आपका प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है प्रो, और इसमें जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा है? यू। प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, इसमें उपसर्ग प्रो जुड़ा हुआ है यानी प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और जो अगला आता है कैरियोटिक, तो इसका किस कैरियोन का मतलब होता है? केंद्रक। मतलब जिसमें जो केंद्रक होता है वो प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है अल्प विकसित होता है यानी विकसित नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो यू जो उपसर्ग है उसका मतलब होता है ट्रू। इसको कहते हैं मैच्योर भी कह सकते हैं, मैच्योर। तो
यू और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, तो मतलब जिसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक जिसमें जो केंद्रक होता है वो प्रिमिटिव एज में रहता है, मतलब इनमें अल्प विकसित रहता है, और यू में जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें केंद्रक जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है। अगला जो यही हमने बता दिया कि इसमें अल्प विकसित केंद्रक होता है और इनों में जो पाया जाता है वो पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लवक होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यानी आपको इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम्स ये नहीं पाए जाते किसमें, प्रोकैरियोटिक में। दूसरा आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में ये जितने भी कोशिका हमने आपको कितने बताए थे, कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्जी काय, लवक काय और तारक काय, ये सारे हमने चीजें आपको बताई। तो जब सभी कोशिका में इन कोशिकाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन का मतलब होता है कि विभाजन जो होगा इसमें जो ओल्ड सेल होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, नई सेल में, और किस प्रोसेस के द्वारा होगी, वर्धी जनन के माध्यम से होती हैं, तो ये क्या रहता है, असूत्री विभाजन। इसके बाद जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें पाया जाता है सूत्री या अर्धसूत्री विभाजन। इनमें आप सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, सूत्रों का विभाजन होना, सूत्रों का क्या होना, विभाजन, क्रोमोसोम्स का विभाजन होना, वही इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम्स का विभाजन होता है। इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जीवाणु, नीले हरे जो शैवाल है आदि, ये सब क्या है इनके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला जो बात करते हैं इनका जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इनके जो उच्च वर्गीय जितने जंतु हैं कि उनकी जो कोशिकाएं हैं और जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं इन सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ से आपका ये कोशिका जो चैप्टर है, लगभग कोशिका जो टॉपिक है आपका लगभग कंप्लीट समाप्ति की वो है। तो कोशिका आपको बहुत ही मजबूत तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। अब कोशिका का विभाजन सेल डिवीजन कैसे होता है, तो कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार से होता है। पहला होता है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो ओल्ड सेल होती हैं, यानी पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं वो नई कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं और वर्धी जनन के माध्यम से, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, असूत्री विभाजन कहा जाता है। दूसरा विभाजन होता है इनका सूत्री विभाजन। पहला असूत्री और दूसरा होता है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो सूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। आपको वीडियो में देख नहीं रहा होगा इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सूत्री विभाजन होता है, इसकी जो खोज की थी किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। और सूत्री विभाजन क्या होता है कि हमने आपको पिछली वीडियो बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 का मतलब 23 जोड़े होते हैं। तो ये जो 46 गुणसूत्रों की जो कोशिका है ये जब विभाजित होगी तो इसके 2 भागों में विभाजित होकर ये इसमें भी जो ये पार्ट रहेगा इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे और ये वाला जो पार्ट रहेगा इसमें भी क्या होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। यानी अगर जो कोशिका है, पुरानी कोशिका है, वो नई कोशिका विभक्त हो रही है तो वो क्या होगी, उसमें जो 2 कोशिकाएं बनेंगी उनमें भी पूरे क्या पाए जाएंगे, गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो ये कौन सा होता है, सूत्री विभाजन कहलाता है। कौन सा विभाजन कहलाता है, सूत्री विभाजन। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी फ्लेमिंग ने की थी। किसने, फ्लेमिंग साहब ने की थी। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री का मतलब अगर कोशिका है उसके 46 गुणसूत्र है तो दो कोशिकाएं बन रही है तो वो इसमें भी 46 गुणसूत्र और इसमें भी 46 गुणसूत्र। लेकिन अगर बात करते हैं अर्धसूत्री तो सूत्री का अर्ध यानी हाफ। तो अब करने की बात है कि अगर कोई भी कोशिका है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। तो उनको अब जो विभाजन होगा वो अर्धसूत्री टाइप का होगा, यानी 46 का आधा कितना होता है, 23। तो अब जो विभाजन होगा वो 23 गुणसूत्र में होगा। 23 गुणसूत्र तो एक होगा, इन दोनों 46 हो गए। अब आएंगे दूसरे 23 गुणसूत्र और यहाँ के भी 23 गुणसूत्र। तो ये जो विभाजन होता है ये क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। इसकी खोज जो की थी वो फॉर्मर साहब ने की थी। बस इतना आपको इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है। यहाँ से आपको जो कोशिका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कि मानव शरीर के कुछ प्रमुख अंग तंत्र। मानव शरीर के जो आपको पता है कि मानव जो शरीर है कई प्रकार की तंत्रों से मिलकर बनता है। कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, ऊतक और ऊतकों से मिलकर बनते हैं अंग। यानी अंग जो उन अंग तंत्रों के बारे में हमें क्या करना है, अंग और कई सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। तो आज हमें अंग तंत्रों के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। क्या करेंगे, जो अंग तंत्र, कुछ प्रमुख अंग तंत्र के बारे में पहले जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में, वैसे आप लोगों को सबको पता है फिर भी आपको जानना जरूरी है कि आपके जो प्रमुख शरीर में कौन कौन से अंग तंत्र पाए जाते हैं। पहला अंग तंत्र होता है
पाचन तंत्र। सबसे जो मुख्य तंत्र होता है पाचन तंत्र, क्योंकि मनुष्य के जो शरीर को जीवित रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, एक भोजन की जरूरत है, उसको पोषण की जरूरत है। अगर पोषण नहीं मिलेगा तो मनुष्य का जो शरीर होगा वो जीवित नहीं रह सकता है। तो पोषण के लिए जब आप पोषण कोई चीज कंज्यूम करेंगे, जैसे भोज्य पदार्थ आपने कंज्यूम किया, ग्रहण किया, तो अब उसका जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होंगे वो आपके अंग जो जिन अंगों को जिसकी रिक्वायरमेंट है वो अंग उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कहलाती है पाचन तंत्र, जिसको हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। तो आपका ये पहला तंत्र होगा पाचन तंत्र, और इसको कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। अगला होता है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन सिस्टम। दूसरा होता है परिसंचरण तंत्र, जो होता है उत्सर्जन तंत्र, फिर होता है प्रजनन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र। ये आपके शरीर में पाए जाने प्रमुख तंत्र हैं। तो इनके बारे में आपको क्रम बाई क्रम से यानी ऑर्डर से आपको इन सब के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो हमारी जो अगली कुछ वीडियो जो होंगी वो इन अंग तंत्रों को क्या कर रही होंगी, डिफाइन कर रही होंगी। यकीन मानिए ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ये ना ही सुपर टेट, बाकी आप जितने भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सुपर टेट के अलावा जितने भी जो टीचिंग वाले एग्जाम है, इसके अलावा जो डिफेंस के एग्जाम है, जैसे पुलिस एग्जाम हो गया और यूपी पुलिस, बाकी जो आपका पैट का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में साइंस में इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एक ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको भरोसा करते हुए, क्योंकि भरोसा एक मेन क्या है, एक जड़ है, रूट सिस्टम का कार्य करता है। अगर आपको भरोसा है तो अगर आप भरोसा बना के रखते हैं तो आपको सक्सेस के चांस आपके ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप भरोसा नहीं है तो आप यूट्यूब की दुनिया को खंगालते रहेंगे और आपको जो एग्जाम है वो आपको निकलने वाला नहीं है। तो समय आ गया है गंभीर होने के लिए, तो जरूर गंभीर होइएगा और इस बात पर मंथन जरूर कीजिएगा, चिंतन जरूर कीजिएगा कि आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको क्या ऑथेंटिक चीजें मिल रही हैं, क्या वास्तव में आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपको ऐसा आपका मन कहता है कि हाँ यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं, तो आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है। और आपका अपना परिवार है, इसलिए अपने परिवार को आपको क्या करना है, आगे भी बढ़ाना है और कई जगहों तक फैलाना है, ताकि हर उस शिक्षक शिक्षिका और हर उस एस्पिरेंट्स का भला हो सके जिसके थ्रू हम ये चीजें क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र से क्या होता है, पोषण होता है। क्या होता है, पोषण। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स, अगर आप कोई भोजन कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें कुछ जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन वही क्या रहता है, पोषण। तो पोषण आप बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी वह प्रक्रिया, प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई जीव, कोई भी लिविंग थिंग्स, मानव जरूरी नहीं है, कोई भी लिविंग थिंग्स भोज्य पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद जो उसके द्वारा उसको जो ऊर्जा मिलती है, ये सब पूरी प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक और परपोषण को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में अंतर, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषण मतलब पोषण करने वाला, यानी स्वयं का जो पोषण करने वाला होता है वो होता है स्वपोषण। और परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक, यानी जो अपना पोषण करने के लिए दूसरों पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, वो क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। तो स्वपोषण जो होता है वो क्या कहता है, ऑटोट्रॉफिक कहलाता है, यानी ऑटो सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषण, यानी जो अपना पोषण स्वयं कर ले वो क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे कि जितने भी पादप हो गए, पादप जो पौधे वगैरह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं। और किस क्रिया से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पौधे होते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हम कैसे समझ सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण आपको जो वायुमंडल से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में जो वाटर होता है, ये जो जड़ों के द्वारा पौधे क्या करते हैं, लेते हैं। और किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल पाया जाता है हरी पत्तियों में। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्या करते हैं, ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, एक स्टार्च का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, जिसको स्टार्च भी कहा जाता है। और हमें ऑक्सीजन
गैस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें हमें क्या पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड करते हैं और अपना जो भोजन अपना स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं, वो ग्लूकोज की फॉर्म में करते हैं। इसी को हम स्टार्च भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है, स्टार्च भी कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। तो जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा स्वयं का पोषण होता है, जो क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं परपोषण की। तो परपोषण मतलब जो स्वपोषी जंतुओं पर क्या करते हैं, लिविंग जीव पर क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं। यानी परपोषण, पर का मतलब दूसरों के द्वारा क्या करना, पोषण करना, वही क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। यानी ये जो जीव होते हैं वो स्वयं का भोजन निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये अपना भोजन कंज्यूम करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किस में आते हैं,